हाँ बच्चों, तो पहली क्लास में हम लोग ऊष्मा या ऊष्मा के मापन की क्या जरूरत पड़ी या ऊष्मा का किसी वस्तु की औसत गतिज ऊर्जा से क्या संबंध होता है, ये सब चीजें को हम समझ गए थे। अब हम चलते हैं ऊष्मा के मापन के बारे में, यानी अब हम लोग उसको और समझते हैं कि कैसे उसके फार्मूले निकाले गए होंगे। तो आप इतना समझ गए हो कि ऐसे तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भी ऊष्मा का यूज होता है, लेकिन वो आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। हम अगर फिजिक्स में देखें तो ऊष्मा से हम दो तरह के कामों में इसके मापन की जरूरत महसूस करेंगे। पहला, जब टी चेंज होगा यानी किसी वस्तु का ताप चेंज हो तो हम ऊष्मा का मापन करेंगे, और दूसरा उसका फेज चेंज हो। फेज मतलब स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था मतलब ठोस, द्रव और गैस, ये आप जान चुके हो। तो फेज चेंज क्या क्या हो सकता है सॉलिड का लिक्विड के साथ, चाहे सॉलिड लिक्विड में जाए या लिक्विड सॉलिड में आए। ऐसे ही लिक्विड का गैस के साथ, कभी कभी सॉलिड सीधे गैस में जाएगा या गैस सीधे लिक्विड सॉलिड में आएगा, यानी ठोस का सीधे गैस से आपस में इंटरचेंज होगा, ये भी हम देखेंगे। तो ये फेज चेंज हुआ, ये तीनों, और ये टी चेंज हुआ। तो पहले हम लोग टेम्परेचर चेंज के बारे में देखें कि अगर हम किसी को ऊष्मा दे रहे हैं और उसके ताप में परिवर्तन हो रहा तो दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसके लिए ना हम लैब के लेवल पे, लैब में जाके हमने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम की दो अलग अलग या तीन अलग अलग वस्तुएं लें, उन सबका ताप पहले टी नॉट हो, सबके ताप को बढ़ा के 2 टी नॉट करना है। यहाँ पे बर्नर या स्टोव लगा है जिसपे आप तीनों बीकर को ले जाके गर्म करोगे। ये ध्यान देना, ये दोनों ए पदार्थ हैं। यहाँ ए का 1 kg लिए हो, यहाँ ए का 5 kg लिए हो, यहाँ पदार्थ ही बदल दिए हो, बी ले लिए हो। जैसे ये पानी होगा तो ये पानी होगा, ये मान लो दूध है, या मान लो घी है, या कुछ भी अलग है, मट्ठा मान लो, मट्ठे को गर्म कर रहे हो, जो भी हो, बस ये दोनों एक पदार्थ के हैं, ये अलग है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि हमें समान ताप परिवर्तन करना था, टी नॉट से 2 टी नॉट लाना था, यानी कि अगर मैं कह दूं कि डेल्टा टी सेम था, तो ये देखा गया कि जो डेल्टा क्यू है यानी कि दी गई ऊष्मा, क्योंकि ये स्टोव तो लगातार बराबर ऊष्मा देगा, जला के छोड़ दिए हो, जब ला रहे थे तो ए को लाए तो ए का मास कम था तो कम ऊष्मा देनी पड़ी, बी का मास ज्यादा था तो ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ी। यानी कि ये डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल है मास के, जिसका मास ज्यादा है उसके ताप परिवर्तन के लिए ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ रही। ये हमने कोई बताया नहीं, हमने लैब में चेक किया, ये चीजें लैब में करके ये फार्मूले निकाले गए। दूसरा, अगर मैं ए का भी 5 लूं और एक दूसरे पदार्थ जो आप घी या कोई दूसरा पदार्थ लिए थे बी, उसका 5 kg लूं, दोनों के मास तो बराबर कर दिए। अब जब दोनों के मास बराबर कर दिए हैं तब भी ये देखने को मिला कि जितना वही टेम्परेचर बढ़ाए हो टी नॉट से 2 टी नॉट, जितना ए को दे रहे बी उतना नहीं ले रहा, बी कुछ अलग ले रहा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो है ये पदार्थ पर भी निर्भर करता है, जिसको हम कहेंगे मटेरियल, जिसको हम कहेंगे मटेरियल, कि मटेरियल पे भी ये निर्भर करेगा। अलग अलग मैटर के लिए ऊष्मा का मान क्या है, अलग अलग है। और तीसरा, अगर ये सोचा गया कि चलो एक बार ए को 1 kg ही लो और दूसरी बार वाले ए को भी 1 kg ही लो, लेकिन पहली बार वाले का टेम्परेचर टी नॉट से 2 टी नॉट तक बढ़ाओ और दूसरी बार वाले का 3 टी नॉट तक बढ़ाओ। यानी अब हमने पदार्थ भी क्या कर दिया सेम, मास भी क्या कर दिया सेम, ताप अलग अलग रखे। अभी तक तो सबका ताप बराबर बढ़ा रहे थे, तो जब हमने ताप अलग किया तो हमें देखने को मिला कि जिसका ताप ज्यादा बढ़ाना है उसको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। यानी कि हमें एक तीसरी चीज भी मिल गई कि डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल है ताप परिवर्तन के, ताप के नहीं, ताप परिवर्तन के। तो जब इन तीनों चीजों को मिलाया गया तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल था मास के, ताप परिवर्तन के और उस पदार्थ पे। तो जब बराबर किया गया तो यहाँ पे एक टर्म लगा दिया गया जिसको हम कहे, तो ये जो टर्म आया इस टर्म को हम कहे विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी, आपको इंग्लिश वाला वर्ड सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा तो आप भी आदत डाल लो। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़ा नाम है, शार्ट में उसको हम स्पेसिफिक हीट ही कहेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट क्या है? सी है। सी क्यों आया अंदर? क्योंकि यह सिर्फ मास और ताप पे ही नहीं, पदार्थ पे भी निर्भर कर रहा था। समान मास लेने पे ए का अलग आया था, बी का अलग आया था, क्योंकि दोनों अलग अलग पदार्थ के थे, तो इसलिए हमने सी को अलग अलग ले लिया। अब हमने इसका लैब में मापन किया। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जाओगे वो आपको बता देगा कि मेरे में इतना है। आपने मापन किया और मापन करके हमने हर पदार्थ के लिए सी का मान निकाला है। तो जब हम आपसे सी के मान को निकालने के बारे में पूछूंगा तो सी की परिभाषा अगर पूछूं कि बताओ सी क्या होगा, ये सारा पॉज करके अगर नोट करना हो तो आप कर लेना। मैं एक बार इस पे और एक बार उस पे कैमरे को दिखा दे रहा हूं, ठीक है? चलो, तो अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी होगी तो अब हमें सी को रखना होगा लेफ्ट में। जिसके भी मान को निकालना होता है उसको आप लेफ्ट में रखते हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सी बताओ तो पहले चलो सी को हम फार्मूले में रख लेंगे, सी का मान कितना है? तो आप कहोगे कि लो अब तो सी का मान ही चाहिए होगा। वापस लैब में दौड़ोगे और लैब में दौड़ के जाके सी का मान निकालोगे। तो सी कितना होगा? ये आता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। कोई नई चीज नहीं है, उसी को बस चेंज करके लिखे हो, लेकिन जरूरी है ये समझना दो तरह से। पहला, सी की परिभाषा क्या होगी? तो कहेंगे कि 1 मास लें और टेम्परेचर का चेंज भी यूनिट कर दें। मास को 1 लो, टेम्परेचर चेंज 1 लो, तो उसमें जितने ऊष्मा की जरूरत होगी वही उसका सी है। सबसे इजी डेफिनेशन होती है, तो लिखिए। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उसके यूनिट मास को यानी 1 kg को, उसके यूनिट मास, इकाई मास को, इकाई द्रव्यमान, कुछ वर्ड इंग्लिश में मेरे मुंह से निकल ही जाएंगे, इकाई द्रव्यमान को इकाई ताप परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा को कहते हैं, या दी गई ऊष्मा के बराबर होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? इकाई मास लो, इकाई ताप परिवर्तन, ध्यान देना, यूनिट टेम्परेचर चेंज, इकाई ताप मत लिखना, इकाई ताप परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा उसकी विशिष्ट ऊष्मा है। तो अगर मैं कहूं कि ये आएगा कितना, तो इसकी जो यूनिट होती है ये होती है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या जूल पर ग्राम, डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन, या कहीं कहीं जूल की जगह कैलोरी पर केजी। अब समझ गए ना, या तो केजी होगा या ग्राम होगा, और यहाँ या तो डिग्री सेल्सियस होगा या केल्विन होगा। तो कुल मिला के 3 चेंज है, या तो केजी या ग्राम, डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ये कहाँ है? नीचे। ऊपर क्या है? या तो जूल है या कैलोरी है। कैलोरी क्या है हम अब पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये यूनिट लिख लो कि ये सी की यूनिट होगी और ये सी की परिभाषा आप लिख चुके हो। अब यहां ये ध्यान देना है कि अगर मैं उल्टा दे दूं कि डेल्टा क्यू दे दिया, और डेल्टा क्यू देने पे ताप में परिवर्तन, ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा क्यू देने पे ताप में परिवर्तन देखा जाए, क्योंकि ये तीनों रखोगे तभी तो निकालोगे ना। जरूरी थोड़ा है कि हर बार आप यूनिट टेम्परेचर चेंज ही किए रहोगे। मैं आपको कुछ मास दे दूंगा, कुछ टेम्परेचर चेंज दे दूंगा, कुछ हीट दे दूंगा, बोल दूंगा सी निकालो, तो आप जितना मास रहेगा, जितना डेल्टा टी, उससे डिवाइड करोगे तभी तो मिलेगा। तो अगर मैं ये कह दूं कि 2 पदार्थ लिए गए, दोनों को बराबर ऊष्मा दी गई, नोटिस करिएगा, बराबर ऊष्मा दी गई, एक का ताप कम बढ़ा है, दूसरे का ज्यादा बढ़ा। मैंने क्या कहा? MA बराबर है MB के, डेल्टा QA बराबर है डेल्टा QB के, और डेल्टा TA लेस है डेल्टा TB के। बताओ CA CB में क्या रिलेशन होगा? निकालिए। तो जब रखोगे हीट सेम, मास सेम,
तो जिसका ये डेल्टा टी कम होगा, ये नीचे है ना, तो जिसका डेल्टा टी कम होगा उसका सी ज्यादा होगा। उल्टा है कि नहीं? तो वो फार्मूला आपको उल्टे में नहीं समझाएगा, यहीं से समझ में आएगा कि अगर ए का डेल्टा टी कम था यानी कि ए का स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगा। तो इसको आप ऐसे भी समझो कि जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, इसको लिख लीजिए। ये पता है कहाँ यूज होगा? जब मैं आगे जाके आपको एक्सरे पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में ना, या रेडियो एक्टिविटी, या वहां हम लोग कूलिंग सिस्टम पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, वहां ये चीज जाके यूज होगी। लेकिन अभी समझ लोगे तो वहां इजी रहेगा कि जिस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगा, समान ऊष्मा देने पर, जिस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा, जिस पदार्थ की लिखिएगा, जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी, समान ऊष्मा देने पर उसके ताप में परिवर्तन कम होगा। ये ज्यादा होने पर ताप में परिवर्तन कम होगा। क्या चीज सेम रखे हो? ऊष्मा। ऊष्मा सेम है तो जिसका सी ज्यादा उसके ताप में परिवर्तन कम। ये शॉर्ट में आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अब इसको भूल जाओ, ये वाली चीज आप समझ गए। दूसरा मैं कह दूं कि डेल्टा टी सेम है, क्योंकि इसी पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट छोटे छोटे बन जाते हैं। मैं क्या कह रहा? डेल्टा टी ए इक्वल है डेल्टा टी बी के, और सी ए ज्यादा है सी बी के। तो बताओ डेल्टा क्यू ए और डेल्टा क्यू बी में क्या रिलेशन होगा? तो है वही चीज, लेकिन अब कहानी बदल गई। अभी भी मैंने दोनों के मास क्या दिए हैं? सेम दिए हैं। ये ध्यान देना, मास के साथ मैं अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहा, बस इन्हीं में आपसे बदलाव ले रहा। समझ गए? तो देखो, तो डेल्टा टी सेम है, सी अलग अलग है। पूछे किसके बारे में है? क्यू के बारे में। तो जब क्यू के बारे में पूछे हैं तो अब क्यू का फार्मूला लिखो कि डेल्टा क्यू क्या होता है? तो ये होता है एम सी डेल्टा टी। एम क्या है? सेम। डेल्टा टी क्या है? सेम। किसके बारे में पता करना है? हीट के बारे में। तो अब हीट किस पे डिपेंड करेगा? सी पे। ये सेम, तो इस पे यही तो डिपेंड करेगा। और जिसका सी ज्यादा उसका डेल्टा क्यू ज्यादा। देखो आमने सामने है, उसमें सी ऊपर था, डेल्टा टी नीचे था, तो उसकी कहानी अलग है। जो अभी पढ़े हो ऊपर जाके देख लेना। यहां तो कहानी आमने सामने है। तो ये सेम, जिसका सी ज्यादा उसका डेल्टा क्यू ज्यादा। तो लिखिए, समान ताप परिवर्तन पर समान मास या समान द्रव्यमान के लिए जिसका सी ज्यादा होगा, यानी जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी, वो ज्यादा ऊष्मा लेगा या देगा। और इन दोनों को आप एक बार पढ़ लो कि क्या चीज सेम होने पे कब क्या बढ़ेगा या घटेगा। ये हम उस फार्मूले में रखेंगे और रख के निकाल लेंगे। पढ़ लिए? तो अब इसमें जो आया टर्म, ये आया एक टर्म कैलोरी, जिसको हम CAL कैपिटल और CAL ऐसे भी लिखते हैं, यानी C कैपिटल भी होगा, C स्मॉल भी होगा। अब जब पढ़ोगे तो ये ध्यान रखना, ये जो कैलोरी लिखा होता है, यानी जो ऐसे लिखा होगा, ये कहाँ लिखा रहेगा? फूड प्रोडक्ट्स पे। ये कैलोरी जो फूड प्रोडक्ट्स पे होगा, ये इक्वल होता है 1000 कैलोरी के। सी का फर्क रहता है। तो फूड वगैरह पे जैसे देखोगे ना, तो फूड जो पैकेट्स आते हैं मैगी वगैरह पे देखना, उस पे लिखा रहता है कि कितना टोटल वो है, एनर्जी है। तो उसमें हो सकता है किलो लिखा हो, लेकिन उसका किलो अलग होगा। ये जो कैपिटल CAL लिखा है, इस कैपिटल CAL के अंदर 1000 कैलोरी छिपी है, जिस कैलोरी को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये कैलोरी फूड वगैरह बाकी चीजों पे होगी, और इसके अंदर कितने कैलोरी होती हैं? 1000 कैलोरी। तो कहीं कहीं इसको लार्ज कैलोरी, यहाँ के स्मॉल कैलोरी कहते हैं। तो हम अभी जब पढ़ेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? स्मॉल कैलोरी की। तो ये नोट कर लो, और ये ध्यान रखना कि जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे हम स्मॉल कैलोरी की बात करते हैं। 1000 स्मॉल कैलोरी मिलके एक लार्ज कैलोरी होता है, ठीक है। तो चलो, तो ये जो कैलोरी थी ना, इस कैलोरी के रूप में ऊष्मा को बताना,
ये लगभग कह सकते हो 1820 के आसपास शुरू किया गया था, जब हम ऊष्मा और इंजन वगैरह बन गए थे, ऊष्मा से इंजन बना के आप काम वाम समझने लगे थे। वो जब ये यूरोप में इंडस्ट्रियल क्रांतियां आई हैं ना, उसी समय के आसपास कैलोरी वर्ड का पहली बार यूज हुआ था। एक साइंटिस्ट थे निकोलस क्लेमेंट, इन्होंने ही सबसे पहली बार कैलोरिक वर्ड का यूज किया था। किसके लिए? हीट के लिए। हीट के लिए या ऊष्मा के लिए कैलोरी वर्ड पहली बार यही यूज किए थे। लेकिन बाद में हमें जब इंजन वगैरह के बारे में काफी चीजें हो गई, एक साथ काफी रिसर्च वगैरह हो गए, एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के बारे में पता चल गया, जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। अभी बस आप इतना समझो कि हम ये समझ गए कि कैलोरी से भी हम ऊष्मा को दिखा सकते हैं। ये 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी में ही हुआ है, ठीक है। और कैलोरी कितनी होती हैं? दो, एक स्मॉल कैलोरी, एक लार्ज कैलोरी। फिजिक्स में आप किसके बारे में पढ़ते हो? स्मॉल कैलोरी। लार्ज कैलोरी कहाँ मिलती है? नॉर्मली फूड प्रोडक्ट्स में, या फूड कैलोरी अगर कहीं कहा जाएगा तो जीके का क्वेश्चन है कि 1 फूड कैलोरी या 1 लार्ज कैलोरी कितनी होगी? तो 1000 स्मॉल कैलोरी के बराबर होगी। इतना समझ गए? अब ये होती कितनी है? तो देखो, फिजिक्स में दो ही चीजें हैं ना जहां हमने मात्रक की भी परिभाषा बनाई है। यानी कैलोरी क्या है? ऊष्मा का मापन, यही तो कर रहे हैं। लेकिन इसकी अपनी एक परिभाषा होगी कि एग्जैक्ट 1 कैलोरी किसे कहेंगे। ऐसे ही 1 न्यूटन फोर्स की अपनी परिभाषा होती है, लेकिन 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा, इसकी अपनी खुद की एक परिभाषा है कि 1 केजी मास को अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देना होगा तो उसके लिए हम धक्का देंगे। तो हमें नहीं पता हम कितना देंगे, लेकिन उसके लिए जो धक्का दिया जाएगा ना, वही धक्का क्या है? 1 न्यूटन का बल है। ऐसे ही यहां 1 कैलोरी, कौन सी? स्मॉल वाली 1 कैलोरी, CA लिखो या पूरी स्पेलिंग लिख लो, इसकी डिफिनेशन क्या है? तो पहली डिफिनेशन कहलाती है 15 डिग्री सेल्सियस डिफिनेशन। 15 डिग्री सेल्सियस डिफिनेशन जो है ना, ये कुछ जगह दी है लेकिन पूरी नहीं दी है। उसमें बाद में ना इंटरनेशनल सिस्टम, फिजिक्स सिस्टम ने चेंज किया है, लेकिन वो हर जगह बुक्स में दिया भी नहीं और आप लोगों को बताया भी नहीं जाता। लेकिन 2 बार ओलंपियाड या क्वेश्चंस में वो पूछ चुके हैं, इसलिए मैं जो बता रहा इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनना। ये कहता है कि 1 ग्राम वाटर लो, कितने पे लो? स्टैंडर्ड प्रेशर पे, यानी कि कह सकते हो 1 ATM प्रेशर पे। 1 ग्राम वाटर लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और इसके ताप को यानी कि इसके टेम्परेचर को चेंज करो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। और इसके लिए जो जरूरी, हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड हीट, हिंदी में क्या कहोगे? आवश्यक ऊष्मा होगी, वो ऊष्मा ही क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी। ये मैं लिख ले रहा हूं, लेकिन आप हमेशा ये आदत बनाना कि C छोटा ही रहे। वो ऊष्मा क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी। ये जनरल है, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा। ये क्या कह रहा कि कहीं पे पानी लो, पानी कितना लो? 1 ग्राम लो, इसको गर्म करो, और गर्म करके इसके ताप को आपको 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस ले जाना है। तो ले जाने में हम जितनी ऊष्मा देंगे उसी को क्या कहेंगे? 1 कैलोरी कहेंगे। लेकिन जब इसको मेजर किया गया तो ऐसे तो इसकी वैल्यू, जो आइडियल वैल्यू आती है, वो 4.1852 से लेके 57 तक चेंज होती है, डेसिमल के लास्ट के 2 पॉइंट में। तो एवरेज लेके हम लोग 4.1855 जूल लेते हैं, जूल में। कि अगर जूल में हम देखें कितनी हीट, कितनी एनर्जी देने पे ये काम हो पाया। हीटर से गर्म करो तो हीटर का पावर तो पता है, बल्ब से गर्म करोगे बल्ब का पावर पता है। तो जब हम देखें तो ये करने के लिए हमें कितना देना पड़ता था? 4.1855 जूल के बराबर। तो ये जो अमाउंट आया, इसी को क्या कहा गया? 1 कैलोरी। लेकिन घटना क्या घट गई कि जब हम लोग और एक्यूरेट लेवल पे, यानी कि डेसिमल के 6ठे 7वें 8वें लेवल पे जाने लगे, तो अलग अलग जगह मानों में फर्क आने लगा। अब ये फर्क क्यों आ रहा? तो बाद में ये सोचा गया
कि जब हम पानी को गर्म करते थे तो हम ये चाहते थे कि पानी 1 ग्राम का 1 ग्राम ही रहे, ऐसा ना हो कि पानी कुछ उड़ जाए। तो उड़ने से बचाने के लिए हमने इसको बंद किया कि हम जितना पानी ले वो पानी उस बर्तन में रहे, उसमें से उड़े नहीं, क्योंकि उड़ेगा तब तो मास बदल जाएगा ना। जरूरी नहीं है कि 1 ही ग्राम लेके करोगे, आप 10 ग्राम लेके करो 10 से डिवाइड कर दोगे, 500 ग्राम लेके करो 500 ग्राम से डिवाइड कर देना। क्यों डिवाइड करोगे? क्योंकि आपको तो 1 ग्राम के लिए चाहिए था, यहाँ 1 ग्राम लिखे हो तो भले शुरू में 500 ग्राम ले लो लेकिन बाद में 500 से भाग दे देना। इतना क्लियर है? तो जो भी पानी ले रहे थे वो जितना ले उतना ही बना रहे, इसके लिए हमने बर्तन को बंद किया। कहानी है ये, इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनो। अब जब इसको गर्म करते थे तो देखा गया तो सबके मान अलग अलग आने लगे। तो अब भैया क्यों अलग आ रहे हैं? अब तो मास भी उसी के अंदर है। तो पता चला कि जब पानी भरते थे ना, पूरे भगोने को अगर नहीं भरे हो तो ये जो इतना हिस्सा है इसमें क्या है? एयर है, कुछ तो हवा होगी। और जब आप गर्म करोगे तो बस पानी ही 14.5 से 15.5 गया कि हवा भी गई। भाई हवा पानी के ऊपर है, पानी का ताप बढ़ाओगे तो हवा का ताप भी बढ़ेगा, और वो हवा अपने ताप बढ़ाने के लिए वो भी तो कुछ ऊष्मा खींच ले रही। तो आपको लग रहा है कि ये ऊष्मा पानी ले रही, जबकि वो लिया कौन है? वो तो हवा ली है। इसलिए हमने एक और नई चीज यहां जोड़ी है, क्या? एयर फ्री। तो अब डेफिनेशन क्या है, एक साथ में सुनिए। 1 कैलोरी ऊष्मा 1 ग्राम पानी का 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर वायु रहित पानी का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो मैं गोला बना रहा, इनको एक साथ रखो, ये मिलके ये डिसाइड करती हैं, और इसका मान क्या होता है? तो ये इतना होता है। ये थी किसकी कहानी? 1 कैलोरी की। इतना समझ गए? अगली हेडिंग लिखिए। अब इसी 1 कैलोरी की एक दूसरे, ये तो 15 डिग्री की डेफिनेशन थी, दूसरी डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं मीन कैलोरी, MEAN, मीन कैलोरी। तो मीन कैलोरी क्या कहता है? ये इसी को बड़े लेवल पे लेता है। तो ये क्या कहता है कि 1 ग्राम पानी का ताप, 1 ग्राम पानी, कौन सा पानी? अब ये वाला वर्ड याद रखिएगा, एयर फ्री। 1 ग्राम एयर फ्री H2O का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ 1 नहीं बढ़ाए, सीधे 100 डिग्री बढ़ाए, 0 से 100 बढ़ाने तक जो आवश्यक ऊष्मा होगी का 1/100वां हिस्सा। कितने पे? यहाँ 1 ATM भी रहेगा। तो ये तो देखो, याद रखो कि 1 ग्राम लेंगे, एयर फ्री वाटर लेंगे, कितने पे लेंगे? 1 ATM पे लेंगे। उसमें 14.5 से 15.5 होता है। मीन कैलोरी कोई पूछ देगा तो ये कहता है कि 0 से 100 तक जाने में आवश्यक ऊष्मा का 1/100वां हिस्सा ले लो, और ये 1/100वां हिस्सा क्या है? तो यही 1 कैलोरी है। तो ये मीन कैलोरी है। तो अब कैलोरी की कहानी खत्म हो गई। कैलोरी आप जान चुके हो कि कैलोरी की परिभाषा क्या थी, या कैलोरी को अभी मुश्किल से 200 साल पहले, 2020 चल रहा, 1820 में ये आया है। इतने सालों से हम इसको ऊष्मा के लिए उपयोग कर रहे थे, और इसका जूल में क्या मान होता था वो भी आप जान गए। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि ये निकला कैसे होगा, कि आखिर कितना जूल कितने कैलोरी के बराबर होगा। समझ में आया? जो अभी 4.1855 लिखे हो। तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं, मैंने पहले चैप्टर में इसका नाम बताया है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, इक्विवेलेंट मतलब तुलना, किससे? हीट से। तो हीट जो होता था, या जो ऊष्मा होती थी, ये किस में होती है?
तो ये होती है कैलोरी में। मैकेनिक्स में क्या आता है, तो या तो एनर्जी आती है और वर्क आता है। ये दोनों किस में आते हैं, तो ये तो जूल में आते हैं। तो पता चला कि मैकेनिक्स में जो एनर्जी और कार्य जूल में आते थे, उसी में से एनर्जी के ही एक रूप के स्थानांतरण को हम ऊष्मा कहते हैं। पहले हमें ऊष्मा अलग चीजें लगती थी। बहुत पहले का मैं आपको बताऊं, आपको हंसी आएगी। काफी पहले लोग ये मानते थे कि ऊष्मा एक तरह का द्रव है, और जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो कोई अदृश्य द्रव का स्थानांतरण होता है, जिससे गर्मी एक से दूसरे में चली जाती है। ठीक है, कितनी हंसी की चीज है, सोचो। फिर एक आए, सैनिक थे वो, काउंट रैमफोर्ड, साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट हो गए सैनिक होने के साथ साथ। तो काउंट रैमफोर्ड क्या कर रहे थे, वो तोप होता है ना, तो तोप का बैरल जो होता है उसमें ड्रिल करके छेद किया जा रहा था। तो जब कॉपर का या किसी तांबे का मान लो आप वो लेके बैरल, जो बंदूक की तरह तोप का बड़ा सा बैरल होता है ना, उसको छेद कर रहे हो, तो जब छेद करने के लिए ड्रिलिंग करोगे ना, तो ड्रिलिंग करने से वो गर्म होता है। अब जब गर्म होगा तो उसको तो वो ये कहते थे कि ड्रिलिंग मशीन में जिससे आप होल कर रहे हो, जैसे दीवार में ड्रिलिंग करते हो, छू के देखोगे तो एकदम गर्म हो जाता है। तो उसको पहले लोग क्या कहते कि जब ड्रिलिंग हुई है तो या तो दीवार में से वो अदृश्य लिक्विड इसमें आ गया है, इसीलिए ये गर्म हो गया, क्योंकि वो उनको क्या लगता था कि लिक्विड है। तो वो बाद में समझाए कि ये सब लिक्विड वाली कहानी बेवकूफी की है, वास्तव में ऊष्मा जो है ये ऊर्जा से ही जुड़ी हुई है। तो ये रैमफोर्ड के टाइम से हमने जानना शुरू किया। लेकिन हमें क्या था, हम ऊष्मा को अभी कैलोरी में तो मेजर करते आ रहे थे, और ऊर्जा के लिए क्या लेते थे, जूल। तो अब हमें ऊर्जा को समझना था और ऊर्जा के अलग अलग रूप को एक दूसरे में जानना था, या कार्य के साथ जानना था, या ऊष्मा के साथ उसके सारे स्वरूप को जानना था। तो उस समय ना लगभग 12-14 साइंटिस्ट लोग एक ही टाइम पे ये सारा काम कर रहे थे। कि वो लोग पहली बार, जैसे देखो होता क्या है ना, कि हमें कुछ चीजें आसान लगती हैं क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं, वरना पहले क्या था, पहले लोगों को लगता था कि जो लाइट जल रही है ये अलग है, जो केमिकल सेल में जो बैटरी बनी है, सेल में कुछ अलग जादू हो रहा, कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही, बल्ब का लाइट मिलना अलग है, हीटर पे खाना पकना अलग है, सब अलग अलग चीजें हैं। बाद में पता चला कि ये सब ऊर्जा के रूप हैं। और ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो लगातार एक से दूसरे रूप में बदलती रहती है। सिर्फ एनर्जी जो हमें लग जाता है ना कि ऊर्जा है, ये ऊर्जा पे अगर आप सोचोगे ना बहुत डीप लेवल पे, तो ऊर्जा ही आपका 1 घंटा खा जाएगी। ऊर्जा इतनी कॉम्प्लेक्स लेवल की चीज है एनर्जी। जब आप चले जाओगे आइंस्टाइन थ्योरी, और मास भी एनर्जी का ही एक फॉर्म हो जाएगा, मास एनर्जी कंजर्वेशन देखने लगोगे, स्पेस टाइम में चीजों को बदलना देखने लगोगे ना, ये ऊर्जा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एक तरह से कह सकते हो ना, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले के टाइम जब कबीले होते थे तो कबीलों में कुछ लोग मनोरंजन के लिए बहुरूपीय बनते थे। बहुरूपीय जानते हो ना, है हम ही। हम कभी राम बन गए, कभी रावण बन गए, कभी सीता बन गए। जैसे अभी एक उसमें मूवी में अंशुमान खुराना ने रोल किया था, अलग अलग कैरेक्टर्स को करना। तो ये जो बहुरूपिया होता है यही है एनर्जी। एनर्जी कब किस रूप में है ना, ये पता ही नहीं चलेगा। आइंस्टाइन के बाद हम जान गए कि मास भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो एनर्जी कुछ भी हो सकता था, लेकिन पहले क्या था, पहले हमारे लिए लाइट एक अलग चीज थी, सेल में जो बैटरी में हो रहा वो एक अलग काम था, गर्म होकर खाने का पकना अलग काम था। तो ऊष्मा अलग था, कार्य अलग था, एनर्जी अलग थी। तो ऊष्मा को हम किस में मेजर करना शुरू कर चुके थे, कैलोरी में। एनर्जी को किस में करने लगते थे, जूल में। और कार्य का ऊर्जा के साथ संबंध हमें पता चल गया था, लेकिन अभी तक हमें ऊष्मा के साथ इनका संबंध पता नहीं था। तो ये पहली बार जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसमें एक साइंटिस्ट निकले, जेम्स जूल। जेम्स जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं पैडल एक्सपेरिमेंट। इस पैडल एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चला कि एनर्जी और ऊष्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग उसका डायग्राम हर जगह देखे होंगे। इवन जो मेरी ये वीडियो का पहला फोटो है ना, उसमें देखोगे तो मेरे बगल में जो डायग्राम बना हुआ है वो जेम्स जूल और इस पैडल एक्सपेरिमेंट के ही डायग्राम का है। यह होता क्या है, देखो एक रॉड लगी होती है बीच में,
इसको हमने फिक्स किया है कि ये अपनी एक्सिस पे ही रहेगा, और इसमें हमने एक रस्सी लपेट दी है, और यहां पे हमने एक मास लगा दिया। अब इसमें हमने ऐसे पैडल लगा दिए हैं, तो जब ये मास नीचे जाएगा तो ये रस्सी ऐसे घूमेगी, और जब रस्सी घूमेगी तो ये पैडल घूमेगा, और हमने यहां भर दिया है पानी। तो जब ये पैडल घूमेगा तो पैडल पानी को घुमाएगा। तो हुआ क्या कि आप लोग स्थितिज ऊर्जा पढ़ते आ रहे हो कि अगर h हाइट पे है तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, ये है स्थितिज ऊर्जा कितने की, mgh की। तो जब इसकी हाइट बदलेगी तो स्थितिज ऊर्जा बदलेगी, और ये जो स्थितिज ऊर्जा घट रही थी उसकी वजह से ये पैडल घूम रहा था, यानी कि स्थितिज ऊर्जा पहले किस में बदली, पैडल की गतिज ऊर्जा में। लेकिन पैडल लिक्विड में घुमाओगे तो क्या ये घूमता रहेगा, नहीं, कुछ देर बाद वो घूमते घूमते घूमना बंद कर दिया। लेकिन जब ये घूमना बंद कर दिया तब जब मेजर किया गया तो पता चला कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। ये थी सबसे बड़ी कहानी। एक नई चीज हमें मिली, क्या कि अभी तक जहां गर्म करने के लिए, जहां ताप बढ़ाने के लिए हमें उष्मा देना पड़ रहा था, नीचे से गर्म करना पड़ रहा था, अब हमने स्थितिज ऊर्जा को भी उसी उष्मा में बदल के, या बिना उष्मा में बदले, उष्मा तो नहीं कहोगे ना, आपने गर्म तो किया नहीं है, हमने गतिज ऊर्जा को बदल के उसके ताप को बढ़ाया है। तो मैं पूछूंगा आप यहां से कि यहाँ उष्मा कितनी दी है, आप कहोगे 0, हमने उष्मा थोड़े दी है, हमने इसको ऊर्जा दी है। ऊर्जा का कौन सा रूप, पहले ये थी स्थितिज ऊर्जा, फिर ये किसमें गई, पैडल की गतिज ऊर्जा में, और वहां से कहां गई, उसके टेम्परेचर में, यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा में। समझ में आया। तो यहां से जब वो एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने हमें वो चीज बताई जो मैं आपको बताया था कि 1 कैलोरी, ये स्मॉल कैलोरी है, 1 कैलोरी इक्वल होगा 4.1855 जूल के, जिसको इन जनरल हम 4.2 लिख के भी काम चला लेते हैं। क्यों, फटाफट 4.2 लिख लेते हो, लेकिन उससे ज्यादा जाओगे तो 4.18 तक ही याद रखो कि इतने पे हमारा काम हो जाता है। तो इससे हमें कैलोरी के बारे में पता चल जाएगा, या कैलोरी से जुड़ी हुई चीजें हमें पता चल गई, या कैलोरी और जूल में रिलेशन मिल गया। तो इसी को कि कितनी उष्मा कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट है, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और इसको हम एक सिंबल से दिखाते हैं, कैपिटल जे। तो कैपिटल जे होता क्या है, ये कहता है कि 4.18 जूल पर कैलोरी इसका मान है, यानी ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या, आप इसको कह सकते हो कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर कैसे होता है, जैसे आप देखते हो मार्केट में कि $1 कितने रुपए का, 76 रुपए, तो क्या लिख रहे हो, 76 रुपए पर डॉलर। तो रुपया क्या है, एक मुद्रा है, एक करेंसी है, डॉलर क्या है, एक करेंसी है। तो 76 रुपए पर डॉलर क्या है, दोनों का कन्वर्जन है एक दूसरे में, कि $1 कितने रुपए के बराबर होगा। वैसे ही वो दोनों मुद्रा थी, ये दोनों एनर्जी के दो अलग अलग स्वरूप हैं। एक बात करता है उष्मा की, एक बात करता है एनर्जी या कार्य की। और कितनी उष्मा, तो 1 कैलोरी उष्मा किसके बराबर है, 4.18 जूल के। तो ये क्या है, ये कन्वर्जन फैक्टर है। इसके बारे में एक और स्पेशल बात जान लो, ये वो चीज है जिसकी यूनिट तो है, यूनिट दिख रही ना, यूनिट है, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि जो डायमेंशन जूल का होगा वही डायमेंशन कैलोरी का होगा। तो फिजिक्स में ऐसी बहुत कम क्वांटिटीज मिलती हैं जिनकी यूनिट हो और डायमेंशन ना हो, ठीक है। तो वैसी ये क्वांटिटी है। तो इसमें नीचे लिख लेना कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एक कन्वर्जन फैक्टर है, और इसकी यूनिट तो होती है जूल पर कैलोरी, लेकिन डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो यहां से अब मैं आपको, अभी मैं क्लास यहीं छोड़ रहा हूं, अब मैंने आपको बेसिक थॉट बता दिया है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक दिन का आपको गैप दे रहा, आप ऊष्मीय प्रसार के सारे क्वेश्चंस कर लो। मैं एक क्लास और इसके बारे में पढ़ा के, और फिर ऊष्मीय प्रसार के क्वेश्चंस जो आप लोग भेजे हो या आजकल परसों में भेज दोगे, उनको डिस्कस कर दूंगा, और फिर हम लोग इसमें आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।